Hello learners, welcome to my channel Knowledge Book. This is Professor Sandeep Mishra here. And learners, in this video I am going to explain some of the important literary terms, and not only in this video, I will make so many videos in a separate playlist. I will make with name literary terms that is going to help you in your TGT, PGT and DA UGC NET English exam. For English literatures, literary terms, you can just सब्सक्राइब टू माय चैनल नॉलेज बुक एंड यू विल गेट कंप्लीट नॉलेज फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज बुक पर। मेरा नाम है प्रोफेसर संदीप मिश्रा और मैं इस वीडियो में आपको लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। और लिटरेरी टर्म्स ये आपको हेल्प करेंगी टीजीटी, पीजीटी और एनडीए यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपनी लिटरेरी टर्म्स और वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सभी लर्नर्स को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, हर जगह इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और यहाँ पर हम आपको हाईएस्ट और बेस्ट काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में मदद करेगी, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और नेट। तो इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मेरे पास मिलने वाला है। तो लर्नर्स, जो पहला टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है एलेग्री। सो व्हाट इज़ एलेग्री? सो एलेग्री इज़ अ काइंड ऑफ symbolic representation, right? It's a symbolic fictional narrative that conveys meaning not explicitly set forth in the narrative. So it is directly not giving you meaning, so it is conveying meaning which is directly explicitly not present in the narrative. तो एलेग्री क्या है कि वो एक ऐसा कहानी, ऐसा कोई पिक्चर, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी आर्ट फॉर्म में हो सकता है, ऐसा लिटरेचर, ऐसी पोइट्री, ऐसा वर्क जो डायरेक्टली किसी मीनिंग को कन्वे नहीं करता है बट इनडायरेक्टली किसी मीनिंग को बताता है। ठीक है, डायरेक्टली तो वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बताता है, यानी कि बात किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हैं हम और इशारा किसी और चीज़ की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है एलेग्री में, यानी कि इसमें 2 लेवल्स की मीनिंग होते हैं। एलेग्री में आपका फेबल भी आ जाता है, पैरेबल भी आ जाता है, एपोलॉग भी आ जाता है, फेबल भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में भी मैं इस लिटरेरी टर्म्स में अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा ये पूरा। ठीक है, व्हाट इज़ फेबल, व्हाट इज़ पैरेबल, व्हाट इज़ एपोलॉग। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा लिटरेरी टर्म्स के बारे में, जो कि टीजीटी, पीजीटी और नेट सभी एग्जाम से मदद करने वाला है। ठीक है, तो एलेग्री में क्या होता है, सब कुछ आता है इसके अंदर, जैसे कि फेबल, पैरेबल, एपोलॉग। इसमें क्या होता है, meaning on 2 or more levels. So here what we get, meaning on 2 or more levels that reader can understand only through an interpretive process. So when you interpret the work, you will come to know that there is 2 meanings. Suppose we are talking about some story of some animals, but actually we are talking about the story of the political system. तो क्या होता है, यहाँ पर 2 तरह का मीनिंग होता है, एक सरफेस मीनिंग और एक इनर मीनिंग। जैसे कि मान लो कोई जानवरों की कोई कहानी सुना दी हमने आपको, तो जानवरों की कहानी में सरफेस मीनिंग में हमने दिखा दिया कि भाई जानवरों की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में कहीं ना कहीं वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम बता रहे होते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो एलेग्री में कह सकते हैं कि एक तरह से कटाक्ष करते हैं। ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली तो हम उस चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल चीज़ होती है उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे किसी भी तरह का हो। तो एलेग्री में डायरेक्टली हम कहते कुछ और हैं, लेकिन इनडायरेक्टली किसी और चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है लर्नर्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। नाउ वी विल सी व्हाट इज एलेग्री. Allegory presents a hidden meaning. So allegory is giving us what? Allegory is giving us a hidden meaning. So there is a hidden meaning with some moral, spiritual or political reference. So it will be directed towards some moral values, some spiritual values, some political concept. So it has a hidden meaning. So direct meaning is not what we are getting. Direct meaning is something else, but there is some indirect meaning. There is some hidden meaning which is present here. So it can be related to moral, it can be related to spiritual, it can be related to पॉलिटिकल। तो लर्नर्स, एलेग्री में क्या होता है, एक छुपा हुआ मीनिंग होता है, जो कहते हैं ना कि दूसरे लेवल पे मीनिंग होता है। एक छुपा हुआ मीनिंग होता है जो मोरल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है और
पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो एलेग्री में हम इस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। पॉलिटिकल एलेग्री हो सकती है, रिलीजियस एलेग्री हो सकती है, ठीक है, अलग अलग तरह की एलेग्रीज होती हैं। थोड़ा सा अगर आप और चाहें तो इस पर गूगल कर लीजिएगा, विकीपीडिया पे थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट एलेग्री का वो मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है, कि एलेग्री होता क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एलेग्री होता क्या है। अब इसके डिटेल, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपको, मतलब गूगल का विकीपीडिया आप पढ़ लेंगे, एक दो वेबसाइट्स कोई भी खोल के आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको मोर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो बेसिक आइडिया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, वो मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कैन बी डन इन एलेग्री। तो एलेग्री में क्या हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है बेसिक आइडिया का। सो कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई बेसिक आइडियाज होता है उनका पर्सोनिफिकेशन कर सकता है। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे अब ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी को एक पर्सन के रूप में प्रेजेंट कर दिया और बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन, जो पर्सोनिफिकेशन की डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस होती है, इसको भी अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर्सोनिफिकेशन में होता क्या एक्चुअली, जो नॉन लिविंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको हम लिविंग की क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है। पत्थर को जीवित बना देंगे, या भावनाओं को, जैसे ऑनेस्टी हो गई, या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी इमोशन हो गया, उसको हम किसी भी एक इंसान का रूप दे देंगे, बोलता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, इस तरह से हम दिखा देंगे, तो उसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन कहीं ना कहीं आपके एलेग्री में होती है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कैन बी डन इन एलेग्री। तो एलेग्री में क्या होता है, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इस तरह से लर्नर्स, आई होप एलेग्री आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म आ रहा है लर्नर्स, वो है बीट राइटर। अब समझते हैं कि बीट राइटर्स क्या होते हैं। तो बीट राइटर्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीट राइटर्स, तो बीट मूवमेंट एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीट जनरेशन और बीट मूवमेंट। So where it started in American social and literary movement. So it's a kind of American social and literary movement which started in 1950 and centered in the Bohemian artist communities of San Francisco. So keep in mind all these things. And Los Angeles, Venice West, and New York City's Greenwich Village. So it is related to America. And what is happening here actually? Here actually they are rejecting something. So what they are doing, where it is originated, when it originated. So many questions can be asked to you. तो यहाँ पे आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ठीक है। तो बीट जनरेशन और या फिर बीट राइटर या बीट मूवमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो होता क्या है, इट्स एडहेरेंट्स सेल्फ स्टाइल्ड एज बीट, ओरिजिनली मीनिंग वेरी। सो it originally meant weary, and also it later talked about beatific spirituality and other meanings, and also it is expressing actually a kind of alienation. So it is mainly expressing a kind of alienation from conventional things, right? And it's taking different dresses, manners, jazz music, so all these things it's taking. It's actually representing what? It's actually representing the डिसलाइक ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। सो वट एवर द प्रेजेंट सिस्टम इज। तो देखिए बीट राइटर में, बीट जनरेशन में, बीट मूवमेंट में हुआ क्या कि जो भी प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा था उसको ये लोग रिजेक्ट करते हैं कि जो भी आजकल चल रहा है सिस्टम समाज में, रिलीजन में, सोसाइटी में, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। हम कुछ अलग तरह की भावनाओं को चाहते हैं, हम कुछ अलग तरह की फीलिंग करते हैं। हम मतलब यहाँ अपनापन नहीं महसूस कर रहे हैं, हम एलिनेटेड महसूस कर रहे हैं। दे आर एक्सप्रेसिंग देयर एलिनेशन, मतलब वो जहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं उससे अपने आप को लगाव नहीं महसूस करते हैं, उससे अपने आप को अलग महसूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को अलग महसूस करते हैं, अलग महसूस कराना चाहते हैं, या अलग इनकी कुछ फीलिंग्स हैं जिससे ये भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है आपका बीट राइटर, या आप कह सकते हो कि बीट मूवमेंट या बीट जनरेशन में। तो होता क्या है, इनका मेन थीम क्या, इनका मेन आइडिया क्या है? द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ बीट कल्चर आर रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़। ये करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। सो रिजेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज़ मेकिंग अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। सो दे आर लुकिंग फॉर सम स्पिरिचुअल क्वेस्ट। ये स्टैंडर्ड जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा लिखो, वैसा करो, ये सब करो, वो सब करो, मतलब इस सब को रिजेक्ट कर देते हैं। ये कहते हैं हम अपना कुछ अलग ही बनाएंगे, अपनी एक अलग ही स्पिरिचुअल क्वेस्ट करते हैं। इन्हें उसमें विश्वास नहीं, जो भी करंट में चल रहा है, जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें इनको विश्वास नहीं होता है। The exploration of American and Eastern religion. So here we find the exploration of American and Eastern religion they are doing. So यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं। The rejection of economic materialism. So they are rejecting the economic materialism. Explicit portrayals of the human condition. So explicit portrayal of the human condition is happening. Experimentation with psychedelic drugs, sexual liberation, exploration.
सो ये सारी चीज़ें ये लोग कह रहे हैं कि जो भी आजकल चल रहा है उससे अलग हम करेंगे, और कुछ दवाई जो होती है ना, हेवी डोज लेना दवाइयों को, अपने दिमाग को अलग करना, जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसको ना एक्सेप्ट करना, कुछ दवाइयों को, कुछ ड्रग्स को, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, इन सब का एक्सप्लोरेशन करके सब कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जो सेट नॉर्म है, जो सेट ट्रेडिशन है, उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। तो सेट नॉर्म, सेट ट्रेडिशन से कुछ अलग करना चाहते हैं, ठीक है। सेट नॉर्म, सेट ट्रेडिशन से अलग करना चाहते हैं। जो भी आजकल का जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी सोसाइटी में चीज़ें बनी हुई है, उस सिस्टम को, इस सिस्टम को, रूल रेगुलेशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सब कुछ ये लोग रिजेक्ट करना चाहते हैं। ये लोग कुछ अलग सोचते हैं, अलग चाहते हैं, अलग तरह का धार्मिक रास्ता, अलग तरह का आइडिया, अलग तरह की सोच विचारधारा, अलग तरह की चीज़ों को लेकर ये लोग चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो भी करंट कंडीशन उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। So they advocated personal release. They want some personal release. They want purification. They want illumination through the heightened sensory awareness. They want illumination. They want purification. They want personal release. They want freedom, right? That might be induced by drugs, jazz, sex, or the other disciplines of Zen Buddhism. So different concept, different ideas, different new things they are trying. और ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करके, कुछ अलग से करके अपने दिमाग को क्लियर करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपने दिमाग को फ्री करना है, फ्रीडम चाहिए। मतलब किसी भी तरह का बाउंडेशन, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन इनको नहीं चाहिए। ये अपने हिसाब से महसूस करना चाहते हैं, चीज़ों को नए तरीके से महसूस करना चाहते हैं, नए तरीके से समझना चाहते हैं, अपनी बुद्धि, विचारधारा, आत्मा सबको अलग तरीके से चीज़ों को महसूस कराना चाहते हैं। ये आपको इसमें समझना है, ठीक है। तो ये होता है आपका कहीं ना कहीं बीट राइटर्स का कॉन्सेप्ट या बीट मूवमेंट। द बीट एंड देयर एडवोकेट्स फाउंड द जॉयलेसनेस एंड पर्पसलेसनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी sufficient justification for both withdrawal and protects. So they are doing that this present society is joyless, there is purposeless, they are feeling it's useless. So modern society, modern conditions, they don't want to live in this. They are having protest with this modern society. They want to withdraw from the from the modern society, they don't want to live in the present condition. They are feeling joyless, they are feeling purposeless, they are feeling useless. They want to discover something new. So they are actually looking for something new. They are actually trying to find out something new. They are actually trying to experience something new. So ये लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि आजकल जो भी सिस्टम है, जो भी सोसाइटी, जो भी सिस्टम बना हुआ है सोसाइटी में, ये सब यूजलेस है, पर्पसलेस है, जॉयलेस, हमें कोई खुशी नहीं मिल रही। ये अलग तरह की खुशी चाहते हैं, अलग तरह का कुछ करना चाहते हैं, अलग तरह की कुछ फीलिंग चाहते हैं। तो ये पर्पसलेस महसूस कर रहे हैं। आजकल जो भी सिस्टम है मॉडर्न सोसाइटी का, इसको लोग कह रहे हैं कि ये पर्पसलेस है, यूजलेस है, बेकार है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लोग, ठीक है। नाउ सो व्हाट वी सी, देयर आर सम वर्क्स लाइक एलन जिन्सबर्ग्स हाउल, very important these topics are. Each and every line is very important, learner. Just keep in mind each and every line, each and every word is important on these slides. So whatever you are getting here, it's very important concept. You cannot leave a single word. So now what you get, Allen Ginsberg's Howl and William S. Burroughs' Naked Lunch and 1959, and Jack Kerouac's On the Road 1957 are among the best known examples of the beat literature. So you can be asked a question that who is associated with beat literature, with this is beat literature or not. So remember the works like Howl, Naked Lunch, On the Road. So all these are the beat literature works. So remember all these things. आपको ये याद रखना है कि एलन जिन्सबर्ग हो गए, विलियम एस बरो हो गए, जैक केरॉक हो गए, इनके जो भी वर्क्स हैं, जैसे एलन जिन्सबर्ग का हाउल हो गया, विलियम एस बरो का नेकेड लंच हो गया, जैक केरॉक का ऑन द रोड हो गया, ठीक है। ये सारे वर्क बीट लिटरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीट लिटरेचर, बीट मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। सो बोथ हाउल एंड नेकेड लंच were the focus of obscenity trials that ultimately helped to liberalize publishing in the United States. So this is how the publishing is liberalized in the United States. So these works are focusing on obscenity trials and all. So liberalizing the publishing in the United States. So United States में कैसे से liberalize किया publishing को, इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं ये works आपके हाउल और नेकेड लंच, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए लर्नर्स, इससे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आ रहा है लर्नर्स हमारा कैनन ऑफ लिटरेचर।
So these all topics, each and every line, single word is important, learners. So please don't miss and try to little bit more explore from Google, from Wikipedia, from some websites. So basic concepts I am making clear here, but little bit you have to explore. And if you really want to ask something more, please tell me in the comment box. Please tell me in the comment box that you are not getting this point or you want more clarification on this point. So I'll definitely come up with. So I'm trying to give my best here, but still if you want something, if you want to ask me something, please ask me in the comment box, right? So now next topic, so two topics we have discussed, learner. Now next topic is coming, the canon of literature. So what is canon of literature? So in fiction and literature, the canon is the collection of works considered as the representative of a particular period or genre. So a collection of work, a best quality of work which is representing a particular period and which is representing a particular genre. So it means these are the works of very high reputed works by some high reputed authors. So that will be the canon of literature. So this is canon is represented by a collection of some high quality work which is representing a particular period or which is representing a particular work. तो सिंपल वर्ड्स में अगर लर्नर्स हम कहें तो कैनन ऑफ लिटरेचर क्या है? वो कलेक्शन ऑफ वर्क जो बहुत हाई क्वालिटी का है, जो किसी पर्टिकुलर पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर जॉनर को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करता है. मतलब एक बहुत ही खास वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही हाई क्वालिटी का वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है. तो उस तरह के सारे वर्क जो है किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है. जैसे हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर ने जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी हैं तो वो ट्रेजेडी को एक मतलब एक सिंबल बन गया कि हाँ भाई ट्रेजेडी ऐसी होती है. तो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को हम कह सकते हैं कैनन ऑफ लिटरेचर में आ गया. तो एक मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क आप कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड हो जाता है वर्क का, उसी को कैनन में रखा गया. ठीक है. नाउ व्हाट वी सी, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर फॉर इंस्टेंस would be part of the canon of Western literature. So collection of the works of William Shakespeare is what? It is a part of the canon of the Western literature. So it is the part of the canon of the Western literature. And since his writing and writing style had significant impact on nearly all aspects of that genre. So its writing, its style, it has so many impact. It has very much impact on others works, nearly all the aspects of the genre, whether it is comedy, whether it is tragedy. So William Shakespeare has set a tradition, he has set a standard that this is comedy, this is tragedy. So setting of standard is done with some particular work, so that works will be included in the canon of literature. So this is called as canon of literature. तो लर्नर्स कैनन का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही हाई क्वालिटी के वर्क, बहुत ही ग्रेट क्वालिटी के वर्क जो किसी पर्टिकुलर जॉनर को, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करते हो. जैसे मैकबेथ की बात करें, हैमलेट की बात करें, तो ये एक मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ट्रेजेडी कैसी होती है, ट्रेजेडी वर्क ऑफ ट्रेजेडी कैसे होते हैं. तो ये हमारे कैनन ऑफ लिटरेचर में आ गए. कह सकते हो कि एक सिंबल. अब अगर हम किसी वर्क को कंपेयर करना चाहें तो मैकबेथ से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा ट्रेजेडी है कि नहीं. हम उसको हैमलेट से कंपेयर कर सकते हैं किसी भी वर्क को कि हाँ भाई अच्छा वर्क है नहीं. मतलब एक सेट स्टैंडर्ड बन गया, एक सेट नॉर्म बन गया कि हाँ ये ट्रेजेडी है, ये कॉमेडी है, ये एक सेट ट्रेंड है, सेट नॉर्म है, एक स्टैंडर्ड है. तो उसी के बेसिस से हम दूसरे वर्क्स को कंपेयर कर सकते हैं. तो वो वर्क जो एक सेट स्टैंडर्ड है, जो कि एक एग्जाम्पल है, जो कि खुद में एक बहुत ही महान वर्क है, वो वर्क आपके कैनन ऑफ लिटरेचर में आते हैं. ठीक है. बहुत ही महान, बहुत ही फेमस वर्क. So again, if we again try to understand in more detail, so what happened, though broadly debated, canonical authors, now some authors are also coming. So canonical author is a writer whose work is stylistically excellent. So those writers whose works are excellent, best and perfect, and is highly reflective of the tenor or controversies of their time period. So it is reflecting its time period, it is reflecting its time. So that is the canonical author, that is the canonical work, like Milton, like Chaucer, like Shakespeare. So they are the representative of a particular type of work, and they are the representative of a particular time period, and has demonstrable long-term influence across the society. So they have demonstrated, they have shown, they have proven effect, or they have proven impact on the society. तो आप ये समझ सकते हो कि कैनोनिकल ऑथर भी वही होगा जिसने ग्रेट वर्क्स लिखे हो, जिसने महान वर्क लिखे हो, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सोसाइटी में, जो माना जाता है कि अरे ये तो सबसे अच्छा वर्क है इस क्वालिटी का, इसी को देख के दूसरे वर्क बनते हैं, या दूसरे वर्क को हम कंपेयर कर सकते हैं इस ग्रेट वर्क से कि हाँ भाई अच्छा वर्क है या नहीं है. ठीक है. तो वो राइटर्स कैनोनिकल ऑथर्स हो जाते हैं, जैसे शेक्सपियर, चॉसर, मिल्टन, ये सब कैनोनिकल ऑथर हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत ही महान वर्क लिखे हैं, बहुत ही महान वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, इसलिए वो कैनोनिकल ऑथर कहलाते हैं. अब
तो कैनोनिकल वर्क, कैनोनिकल लिटरेचर, ये हर फील्ड में अप्लाई हो सकता है, आर्ट है ना, म्यूजिक, लिटरेचर, एवरीवेयर, पेंटिंग, तो हर जगह हो सकता है। तो कैनन वही होता है जो एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरह से आप कह सकते हो। द लिटरेरी कैनन सर्व एज एन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। लिटरेरी कैनन इज व्हाट? इट इज द इंपॉर्टेंट standard, right? So literary canon is what? It is the important standard for determining the quality and long term value of any given work. Suppose we have some given work and if we want to determine its quality and all, so it is acting as a standard. So these canon works are acting as a standard that yes, it is literature, yes, it is comedy, yes, it is drama, and the other work should be like this. ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड का काम करता है, एक पैमाना बन गया कि हाँ भाई इस तरह की ट्रेजेडी होनी चाहिए, तो दूसरे वर्क को हम कंपेयर करते हैं दूसरे वर्क को। ठीक है, इवन टेक्स्ट एंड राइटर्स हु आर नॉट स्पेसिफिकली कंसिडर्ड कैनोनिकल आर मेजर्ड अगेंस्ट द broader canon for determining their literary value. So those writers who are not canonical, their works can be again taken to broader canon and determined by their literary value. So whether literary values are good or not. If has good literary value, then it will be considered as a canonical work. So canon keep changing also. Suppose some great other writer comes, because earlier Shakespeare was great, Milton was great, Wordsworth was great, but after that T.S. Eliot came. So T.S. Eliot is also so great. So some canon changes, like this is also a category of great work. So T.S. Eliot works are also coming in the category. So canon is, made and modified and depending and all, right, and being done like this. So now what is canon? More related to it we have what? Like it is defined as a traditional collection of writing. So what is canon of literature? It is the traditional collection of writing against which other works are evaluated. So it is a what? It is a system. It is a we can say standard against which other works can be evaluated. So simply now we understand that literary canon is what? It is defined as the traditional collection of writings against which other works are evaluated. ये क्या है? वो collections of writings होती हैं जिसके हिसाब से, जिसको हम पैमाना मान के दूसरे वर्क्स को इवेलुएट करते हैं कि हाँ ये अच्छा वर्क है या नहीं। अगर हमें जानना है कि अच्छी पोइट्री है या नहीं, तो किसकी पोइट्री से कंपेयर करेंगे? जाहिर सी बात है विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, या T.S. एलियट बहुत ग्रेट पोइट हैं, ठीक है, या कोई भी ग्रेट पोइट आप ले लो, तो जॉन कीट्स, तो दूसरों से हम दूसरों के वर्क को हम इनके वर्क से कंपेयर करेंगे, इनके आइडिया से कंपेयर करेंगे, इनकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड्सवर्थ का वर्क क्या हो गया, या जो भी ग्रेट राइटर्स पोएट्स हैं उनके वर्क्स क्या हो गए? कैनन ऑफ लिटरेचर हो गए। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क्स टेकन एज ऑथेंटिक. So we can say that some works are authentic, some works are real, some works are true. So those works are called as canon of literature. So what we can see here, that a long list of works taken as authentic, like Wordsworth, Keats, Milton. So these are the great poets. So their works are taken as authentic work. तो इनके works को हम authentic मानते हैं और इसी के हिसाब से हम compare करते हैं दूसरे works को, ठीक है. So this is canon. So now for example the Bible, both written in Hebrew and even other translated versions also, right? So these sense of the term makes canon opposite to apocrypha. So it is opposite to apocrypha, which means written works having anonymous author. So apocrypha is different. Apocrypha means the written work has anonymous author, but the Bible was considered a yardstick to evaluate other literary work. Now we consider that Bible is the greatest work written, very great work written. So accordingly we are comparing other works whether they are having the quality of Bible or not. So literary pieces are compared. So according to certain criterion, certain criteria are set that Bible is the greatest work of literature. So accordingly we are comparing the other literary works that whether they are great like Bible or not. So accordingly they will be judged. So canon is what? Bible. Canon is what? Milton's work. Canon is what? Shakespeare's work. Canon is what? William Wordsworth's work. So learners, I hope it is clear कि भाई कैनन्स का मतलब आप समझ गए क्या है. कैनन ऑफ लिटरेरी वर्क का मतलब वो महान वर्क, वो ग्रेट वर्क जो ग्रेट राइटर्स ने लिख दिए हैं, वो वर्क बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ट्रू है, यूनिवर्सल है, जिनको कोई नकार नहीं सकता कि हाँ भाई ये महान वर्क नहीं है. जैसे शेक्सपियर का वर्क हो गया, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट हो गया, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री होगी. क्या कोई कह सकता है कि ये महान वर्क नहीं है? कोई नहीं कह सकता. तो ये सारे महान वर्क हो गए. इन्हीं महान वर्क को हमने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया हमने, ठीक है. तो इसी की बेसिस पे अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हीरोइक कपलेट है. तो आई थिंक ये आज मैं नहीं करूँगा, ये मैं कल बनाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है. तो लर्नर्स आपने देखा कि यहाँ पर हमने
कुछ लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में देखिए डिस्कस कर लिए हैं। कैनन ऑफ लिटरेचर एक हमने डिस्कस किया है, दूसरा हमने डिस्कस किया लर्नर्स बीट राइटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी नेट कहीं भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा बीट राइटर्स और पहला था एलेग्री। तो लर्नर्स लिटरेरी टर्म्स की लेक्चर सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है, इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, मैंने वहाँ पे डाल दिया है, इसको डाल रहा हूँ। इसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे, इसको पढ़िए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को यहाँ जोड़िए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके लिए पेड बैचेस भी लेके आ रहा हूँ, जो मैंने बताया था ₹999 999 में ही पेड बैचेस भी आ रहे हैं। जिसको पेड बैच लेना है ले सकता है। अब एक नई वैकेंसी आ गई है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS की वैकेंसी आ गई है, टीजीटी पीजीटी की उसमें डिमांड है, ठीक है। जिसको भी टीजीटी पीजीटी का पढ़ना है तो अगर आप मुझसे कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ फ्री में तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ा ही रहा हूँ, जितना पॉसिबल होगा मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप मुझसे पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 999 में टीजीटी का भी कोर्स है और पीजीटी का भी कोर्स है, और 999 में ही नेट का भी कोर्स है मेरे पास। ये सबसे सस्ता कोर्स है जो मैं ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ता कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आपका कोई दोस्त, साथी, कोई भी नात रिश्तेदार कोई भी पढ़ना चाहता है, टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी करना चाहता है, तो आप मुझसे कोर्सेज़ यहाँ परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मेरे कोर्सेज़ को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम है नॉलेज बुक, यानी कि ज्ञान की पुस्तक, ज्ञान की किताब। यहाँ पर आपको प्रॉपर ज्ञान दिया जाएगा। आपके पास अच्छा ज्ञान है तो मेरा मानना है कि जिसके पास अच्छा ज्ञान होता है उसको सफलता जरूर मिलती है, ठीक, जरूर मिलती है, ठीक है। जैसा कि अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था, कॉन्टिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, लगातार ज्ञान प्राप्त रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, यही सफलता का मंत्र है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, कलाम सर ने कहा था, कॉन्टिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहो, सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। तो लर्नर्स, आई होप लिटरेरी टर्म्स के 3 लिटरेरी टर्म्स मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। इससे आपका टीजीटी पीजीटी नेट के लिए पूरा तैयार हो गया। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, और डिटेल्स में इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा टाइम लगता है लर्नर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्नर्स, थैंक यू। हमारे चैनल नॉलेज बुक को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।